कल हम लोग ने मिनरल न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज़म्स के बारे में थोड़ा बात किया था। अभी आज हम बात करेंगे डिफरेंट थ्योरीज़ जो इनके बारे में दी गई हैं। उसमें दो प्रकार की थ्योरीज़ के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है और एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ डिफ्यूजन मैकेनिज़म्स होते हैं जनरली अलग अलग प्रकार के। और एक्टिव जो मिनरल एब्जॉर्प्शन में होता है उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करते हैं डिफ्यूजन थ्योरी, डिफरेंट पैसिव थ्योरीज़ के बारे में, जिसमें डिफ्यूजन थ्योरी आती है, मास फ्लो थ्योरी आती है, द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत जिसको बोलते हैं। थर्ड है आयन विनिमय एक्सचेंज सिद्धांत, आयन विनिमय सिद्धांत या आयन एक्सचेंज थ्योरी। और फोर्थ है डोनान साम्यावस्था सिद्धांत या डोनान इक्विलिब्रियम थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन थ्योरी। इसमें मोटे तौर पर आयंस जो होते हैं वो सॉइल में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वो आयंस प्लांट के रूट के जो आउटर सेल वॉल जो होता है रूट के सेल्स के, उनके आउटर फ्री स्पेस में चले जाते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं। और आउटर फ्री स्पेस क्या है? सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलाकर के ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? इनका मूवमेंट जो होता है वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार या केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के अनुसार होता है। जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस होगा, मतलब सॉइल सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और उसके सेल सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही तेज़ी से ये मूवमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा मूवमेंट होगा। केमिकल पोटेंशियल क्या है? ये वो सारे फोर्सेस को इंक्लूड करता है जो कि किसी मॉलिक्यूल पर, एटम पर या आयन पर काम करते हैं और उसकी गति का निर्धारण करते हैं। ठीक है। डिफ्यूजन जनरली होता है ट्रांस मेम्ब्रेन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा। अभी ये चित्र में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के चैनल्स दिए हैं। तो पोर्स हैं। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में से गैप में से हो सकता है, या कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो वो एक रास्ता बना देती हैं, पैसेज, जैसे पहाड़ में गुफा होती है उस तरह से, तो उसमें से भी वो चैनल्स के थ्रू से निकल सकते हैं। उन प्रोटीन्स को हम स्पेशल चैनल प्रोटीन्स बोलते हैं। और इन चैनल प्रोटीन्स में जब भी मूवमेंट होता है आयंस का तो वो सिलेक्टिव होता है, क्योंकि इनका पोर साइज़ फ़र्क हो सकता है। तो अगर पोर साइज़ जो गैप है वो अगर कम है तो छोटे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकेंगे। और अंदर की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसकी प्रोटीन का इनर साइड होता है, उनके ऊपर चार्जेस जो होते हैं उसके आधार पर भी उसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट डिसाइड होती है। ठीक है। इसमें और भी बताया गया है कि कैरियर पम्प्स होते हैं, जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं, एक तरफ आयन के साथ कंबाइन करते हैं, दूसरी तरफ उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये डिफ्यूजन जो है एक तरह से, ये जो चैनल्स होती हैं एक तरह से गेट बनाती हैं। वो गेट के माध्यम से आयंस बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप जो होता है, जो इसी में है, डिफ्यूजन का ही टाइप है, जिसको हम बोलते हैं कैरियर मीडिएटेड या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन मतलब एक कैरियर उसको पकड़ के लेके जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ, एक तरफ से, मतलब सेल के बाहर से एक कैरियर प्रोटीन उसको बाइंड करती है, उधर दूसरे साइड में टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ द सेल, भीतर की तरफ वो छोड़ देती है उसको। ठीक है। तो इनको बोलते हैं शटल। शटल्स क्या होते हैं? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो जाती है शटल्स, आती हैं जाती हैं और पैसेंजर्स को लेके जाती हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर ये प्रोटीन्स काम करते हैं, आयंस को मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अंदर से दूसरे आयंस को लेकर के बाहर की तरफ आएँ। ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली ही होगा। ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है आयंस की बाहर और अंदर कम है तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, इसका उल्टा नहीं होगा। एक बैक्टीरियम हमें बताया गया है, इनको हम आयनोफोर बोलते हैं, मीन्स आयन को बाइंड करने वाला या कैरी करने वाला। तो जनरली वहाँ पर पॉजिटिव आयंस को कैरी करने वाले होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और एग्जिबिट्स, ये लोग जो है सैचुरेशन प्रभाव दिखाते हैं, सिलेक्टिविटी दिखाते हैं, कंपटीशन भी होता है। मीन्स मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स और 100 मॉलिक्यूल्स आपको मिनरल्स का उधर लेके जाना है, तो सैचुरेट हो गए तो फिर वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नहीं जा पाएंगे। सेलेक्टिविटी होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होता है, अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर आयन के साथ में वो कंबाइन करेंगे। कन्फिगरेशन भी होता है प्रोटीन्स का, उसके अकॉर्डिंगली भी चेंज हो जाता है। और कंपटीशन होगा क्योंकि अगर कम मॉलिक्यूल्स हैं तो नेचुरली
compete करेंगे, या अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें रहता है। द्रव्यमान सिद्धांत या मास फ्लो थ्योरी में ये ह्यूलोमो ने दिया था और क्रैमर ने इनको सपोर्ट किया था, फिर बाद में रजल एंड बैथर ने भी इसको सपोर्ट किया। इनका ये मानना है कि ऐसा कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किया था, एसेंट ऑफ सैप, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक डिक्सन एंड जॉली का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पानी का जो कंडक्शन होता है या वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल के कारण होता है। और वो ट्रांसपिरेशन पुल इतना होता है कि पूरा पानी का जो कॉलम होता है एक कॉलम के रूप में सीधा खींचा चला जाता है थ्रू द रूट पत्तियों तक। तो ये उसी बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो जब उसकी वजह से जब पानी जाता है तो पानी के साथ में मिनरल्स भी साथ के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कोई अलग से कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। और उनका ये कहना इस आधार पर था कि जब उन्होंने देखा जब ट्रांसपिरेशन की रेट इंक्रीज होती है तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। और लप्शिंकी ने 1964 में रेडियो एक्टिव आयंस का इस्तेमाल किया था, कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस, फॉस्फोरस को C45 एंड Ca45, कैल्शियम 45 और P32 फॉस्फेट, ये रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, इनको यूज़ किया और पाया कि जब ट्रांसपिरेशन बढ़ता है तो इन मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। ठीक है, पर बाद में कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया, उन्होंने वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आयंस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में कैसे अकमलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइटेला में एक स्पीशीज़ हैं एक दो, उसमें देखा गया है कि जितना बाहर सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन होती है पोटेशियम की, उससे लगभग 1000 गुना ज़्यादा नाइटेला के कोशिकाओं में पोटेशियम होता है। तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि पानी के साथ जाएगा तो उतना ही कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है जितना कि इस बाहर के सॉल्यूशन में है, उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम की नहीं हो सकती। तो यू कांट एक्सप्लेन दिस। ठीक है, थर्ड जो थ्योरी है दैट इज़ आयन एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है। इसमें ये कहते हैं कि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी खर्च नहीं होती है और आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब विपरीत, बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, फिर भी आयन एक्सचेंज मेथड के हिसाब से, मेथड के अकॉर्डिंगली बाहर से अंदर आयंस जा सकते हैं। तो दैट मीन्स सांद्रता प्रवणता के विपरीत जा सकते हैं ये। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है, एक आयनिक कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी है, दूसरा कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी है। देखते हैं क्या है इसमें। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी में आयंस सॉल्यूशन फॉर्म में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें देखें चित्र में तो ये देखिए रूट एक दिखाया गया है, उसके पास में उसके सराउंडिंग में H+ आयंस है, फिर उसके सराउंडिंग में K+ आयन है, उसके पास में सॉइल का पार्टिकल है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आयन हो ज़रूरी नहीं है। और ये जो आयंस होते हैं ये ऐसे ही नहीं होते हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पर। सॉइल जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो कैटायन इसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह से रूट पे भी कुछ आयंस एब्जॉर्ब होते हैं और वो कांस्टेंट मूवमेंट में होते हैं। जब ये कांस्टेंट मूवमेंट में होते हैं, दोलन क्रिया होती है, तो कुछ एरिया में, कुछ पार्ट में उनका जो ऑसिलेशन का जो जोन होता है वो ओवरलैप करता है। तो वो ओवरलैप जोन से ये एक्सचेंज होकर के, जैसे पोटेशियम आइसोलेट के साथ में अटैच है लेकिन वो चला जाएगा रूट के पास में, और उधर से हाइड्रोजन जो आयन है वो इधर आ जाएगा सॉइल की तरफ। इस तरह से एक्सचेंज होकर के और इनका मूवमेंट होगा और वहाँ से रूट में फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। कार्बनिक एसिड एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रूट आप देख रहे हैं, रूट में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से रिलीज़ किया, वाटर है, वाटर पे यहाँ पे आके कार्बनिक एसिड बना, वो आयंस में ब्रेकअप हो जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में और H+ आयंस में। अब सॉइल के साथ में पोटेशियम आयन है, नाउ दीज आयंस विल बी एक्सचेंज, H+ आयन इसके साथ एक्सचेंज होकर के और SO3 K+ आयन जो है वापस रूट में चले जाएंगे। इस तरह से ये होता है। इसमें भी ट्रांसपिरेशन पुल में बोलते हैं इस तरह की भी जो मूवमेंट होता है वो इसको एनहांस करते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सरफेस में जाते हैं, फिर वहाँ से सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर की मूवमेंट जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी के कारण, और यहाँ हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
क्योंकि यहाँ से जब हमको आयंस को भेजना है अंदर तो एनर्जी चाहिए होगी। ना फोर्थ थ्योरी है डोनान इक्विलिब्रियम थ्योरी। डोनान ने 1927 में दिया था। उन्होंने ये कहा कि ये आयंस जो है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन के आधार पर है। एक तो कॉन्सेप्ट इसका ये कि ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है। दूसरा है कि जो अनडिफिजिबल आयंस होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये दो चीज़ों पर आधारित है ये। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बोला कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो कुछ आयंस को अपने अंदर से जाना अलाउ करेगी, कुछ को नहीं करेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि नेगेटिव आयंस को ये अपने सेल के अंदर से बाहर नहीं आने देती है, लेकिन जो सेल के बाहर हैं आयंस, पॉजिटिव आयंस हो चाहे नेगेटिव आयंस हो, उनको वो अलाउ कर देती है अंदर की तरफ। तो नेगेटिव आयंस बाहर नहीं आ रहे, अंदर से जा रहे हैं, तो पॉजिटिव आयंस जब अंदर मूव करेंगे, क्योंकि अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा रहे हैं बाहर से अंदर, और अंदर ऑलरेडी नेगेटिव है जो कि बाहर नहीं आ सकता, तो क्या होगा, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस आयंस जो है, नेगेटिव आयंस, एनायंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ना। उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, पोटेशियम आयंस या पॉजिटिव आयंस जो है वो अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अब कैटायंस अंदर मूव करेंगे, तो कंपैरेटिवली बाहर के जो कॉन्सेंट्रेशन से, पहले बाहर तो सॉल्यूशन में इक्वली होता है ना, बराबर बराबर होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी बराबर होंगे, नेगेटिव आयंस भी बराबर होंगे, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन में जो सॉल्ट डिसोसिएट करेगा तो इक्वल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। सो नाउ क्या होगा, जब इस तरह से होगा, ज़्यादा पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस को बैलेंस करने के लिए अंदर जाएंगे, तो बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाएगा। बाहर पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह का जब सिस्टम बन जाता है इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, इसको जो बोलते हैं वो कहलाता है डोनान इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके अंदर एक वो है कि पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल सॉल्यूशन में और पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आउटर सॉल्यूशन में जो रेशो होता है, द सेम रेशो इज़ इनसाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन आउटर सॉल्यूशन में, नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन और नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल सैप में, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से देखा, उन्होंने कभी कभी देखा कि बाहर जो आयन का किसी पर्टिकुलर आयन की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो 20 से 30 गुना ज़्यादा भी हो जाती है। काफ़ी सारे प्लांट्स में जिंक आयन का अक्युमुलेशन देखा गया इस मेथड, इसके कारण से। अब मिनरल जो ये थ्योरीज दी गई हैं, निष्क्रिय अवशोषण थ्योरीज या सिद्धांत, इनके अगेंस्ट में कई पॉइंट्स भी रेज किए गए हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो रेट इनके मेथड के हिसाब से होनी चाहिए प्लांट एब्जॉर्प्शन की, एक्चुअल में रेट उससे कहीं बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू, और वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो कितना आयंस जा सकते हैं वो है, उसका मूवमेंट भी स्लो होगा। एक्चुअल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं थ्योरीज। दूसरा है कि जो भी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब कोई भी थ्योरी नहीं दे पाती है। फॉर एग्जांपल कारा में, ऑस्ट्रेलिस में और नाइटिला की भी एक स्पीशीज़ है, उसके अंदर पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल्स, इनसाइड द प्लांट सेल्स 1000 गुना ज़्यादा है। अब किसी भी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते पैसिव थ्योरीज के माध्यम से। ठीक है, तीसरा है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में के अकॉर्डिंगली एब्जॉर्प्शन के अंदर और प्लांट का मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो बताते हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो नीचे के जो 4-5 पॉइंट्स हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। डायरेक्ट रिलेशन है रेस्पिरेशन का और एनायन एब्जॉर्प्शन का। यदि रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है तो ये इनका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। अगर आप माध्यम में ऑक्सीजन की सांद्रता को कम कर देते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, हॉपकिंस ने देखा ये, तो सॉल्ट का जो अक्युमुलेशन है या सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में और मिनरल एब्जॉर्प्शन में डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया है, बहुत क्लोज कोरिलेशन है ये पाया गया है। और ऐसा भी देखा है कि जो कुछ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉइजन्स, रेस्पिरेटरी पॉइजन्स या मेटाबॉलिक पॉइजन्स। रॉबर्टसन ने, टर्नर ने 1956 में, इसके साथ में लुंडगार्थ ने भी 1956 में देखा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ रेस्पिरेटरी टॉक्सिन। ये ऑक्सीजन के साथ में कंपीट करता है बाइंडिंग के लिए,
ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी ऑक्सीजन बाइंड करती है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकती है, सो द रेस्पिरेशन रेट विल डिक्रीज। इसी तरह से एजाइड है, साइनाइड्स है, ये जो इनहिबिटर्स हैं ये, या टॉक्सिन्स कह लीजिए, साइटोलॉजिकल टॉक्सिन्स, ये सॉल्ट अपटेक को या सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। दैट मीन्स कोई भी फैक्टर जो कि मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करता है वो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करता है नेगेटिवली, सो देयर मस्ट बी एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से वो सारे फैक्टर्स जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को पर प्रभाव डालते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की सांद्रता है या लाइट की प्रेजेंस है या पीएच है या टेम्परेचर है, ये सारे फैक्टर्स सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टीवर्ट ने, हॉपकिंस ने क्लोज कोरिलेशन देखा था रेस्पिरेशन रेट के अंदर और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन में। जैसे रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है तो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। तो कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो कि पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए थे, और इन्हीं के आधार पे फिर बाद में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एक्टिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन की डिफरेंट थ्योरीज दी। उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।